हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। और आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 6 करने जा रहे हैं शुरुआत। मंडे टू फ्राइडे आप लोगों के 5 प्रैक्टिस सेट होते हैं और मुझे उम्मीद है कि जो 2 दिन सैटरडे संडे आप लोगों को मिले, उसमें आप लोगों ने उन 5 प्रैक्टिस सेट का बहुत अच्छे से रिवीजन किया होगा। तो चलिए, इसी उम्मीद के साथ और इसी कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग अपना इस वीक को शुरू करते हैं। जय हिंद सभी को। ये हमारा लास्ट होमवर्क था कि गुणनफल 115 गुणा 2 गुणा 16 में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। भाई, लास्ट के डिजिट को गुणा करना है। 5 की गुणा 2 में करेंगे, 0 आएगा यूनिट डिजिट, यानी कि 5 दूनी 10। और 0 की गुणा किसी में भी करो, यूनिट डिजिट क्या मिलता है? यूनिट डिजिट हमें 0 मिलता है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। तो चलिए, आज के 20 क्वेश्चन को शुरू कर रहे हैं हम। वह अल्पतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 7, 8, 9, 10 से विभाजित करने पर क्रमशः 4, 5, 6, 7, 8 रिमाइंडर बचे। देखो, जब भी वो अल्पतम या न्यूनतम या मिनिमम नंबर की बात करेगा तो हम बात कर रहे होंगे किसकी? एलसीएम की। ठीक है। और अगर 6, 7, 8, 9, 10 से विभाजित करने पर अलग अलग रिमाइंडर बच रहे हो, तो आपने एक कंडीशन क्लास में बहुत प्यार से पढ़ी है कि 6 और 4 का डिफरेंस 2, 7 और 5 का डिफरेंस 2, 8 और 6 का डिफरेंस 2, 9 और 7 का डिफरेंस 2, और 10 और 8 का डिफरेंस 2। यानी कि सभी का जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल है 2, और ये रहेगा। तो आपका जवाब होगा एलसीएम ऑफ 6, 7, 8, 9 और 10। और उसमें से जो ये कॉमन डिफरेंस है इसको माइनस करना होता है। क्या करना होता है? इस कॉमन डिफरेंस को माइनस करना होता है। तो अब आप देख लो कि अगर किसी संख्या में एलसीएम आपको लेना है, समझना बात को, किसी संख्याओं का एलसीएम लेना है, और भैया उसके लास्ट उसमें उस संख्या में कहीं एक 10 भी है, तो 10 का एलसीएम जब भी आप लोगे तो उस संख्या के लास्ट में 0 आना कंपलसरी है। यानी कि अगर इन संख्याओं का आप एलसीएम ले रहे हो तो उस संख्या के लास्ट में 0 जरूर आएगा, क्योंकि भैया एक 10 से भी कटने वाली संख्या हमको चाहिए। तो इनका जो एलसीएम आएगा उसके लास्ट में 0 जरूर आएगा, उस संख्या के लास्ट में 0 जरूर आएगा। और उसमें से आप 2 घटाओगे तो भैया 10, मान लो इसको, ये यहां पर कोई संख्या रही होगी, हासिल का लेके 10 में से 2 घटाओगे तो आपको यूनिट डिजिट जो आपका आंसर रहेगा उसका यूनिट डिजिट आपको क्या मिलेगा? 8 मिलेगा। आपका एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। बात सही है कि भैया आप जब इन संख्याओं का एलसीएम ले रहे होगे तो आपको एलसीएम के लास्ट में 0 मिलेगा, और उस 0 वाली संख्या में से ये कॉमन रिमाइंडर 2 माइनस करोगे, 10 में से 2 जाएगा 8। यानी कि आपके आंसर के लास्ट में 8 आना चाहिए। आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। आपका जवाब आएगा 2520 में से 2 गया तो 2518। एलसीएम कितना आएगा इनका? 2520। ठीक है भाई, आगे चलूं मैं। धारा के साथ और धारा के विपरीत एक नाव की चाल क्रमशः 22 और 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा की चाल क्या होगी? देखो, धारा के साथ अगर मैं आपसे कहूं कि नाव की चाल को क्या मान के चलो? बी, शांत जल में नाव की चाल। और धारा की चाल यानी कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम को क्या मान के चलो? डब्लू, यानी कि वाटर। अगर वो कहेगा धारा के साथ, तो धारा के साथ नाव की चाल और धारा की चाल दोनों जुड़ जाती है, तो हम कहेंगे बी प्लस डब्लू। और धारा के साथ क्या स्पीड दे रखी है? 22। और अगर वो कहेगा धारा के विपरीत तो स्पीड माइनस हो जाती है, तो हम कहेंगे 18। और हमसे उसने पूछा है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा की चाल हमसे पूछी है, यानी कि डब्लू का मान पूछा है। तो डब्लू का मान क्या हो जाएगा? जिसके साथ प्लस माइनस लगा हो तो बड़े में से छोटा माइनस कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। तो 22 में से 18 गया 4, 4 को 2 से भाग दे दो, आपका जवाब आ जाएगा 2। कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार 1200 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु पर क्रमशः 25% और 10% की 2 लगातार छूट देता है।
ग्राहक को दी जाने वाली कुल प्रभावी छूट प्रतिशत दर क्या होगी। यहां पर हमें अंकित मूल्य की जरूरत है ही नहीं। ये जो 1200 रुपए उसने मार्क प्राइस दिया हुआ है ना बच्चे, इसकी नीड ही नहीं है हमें। क्यों? क्योंकि उसने प्रतिशत दर परसेंटेज में पूछा है। तो अगर एक रेट 25% का है, दूसरा 10% का, तो दो लगातार डिस्काउंट अगर है तो उनका एकल बट्टे का फॉर्मूला जानते हैं आप क्या? ए प्लस बी माइनस ए गुणा बी बटे 100। क्या बच्चा? एकल बट्टे का फॉर्मूला यही होता है। तो आप रखेंगे 25 प्लस 10 माइनस 25 गुणा 10 बटे 100। जीरो से जीरो गया, यह आ गया 35 माइनस 2.5, और 35 में से 2.5 आ गया तो 32.5%। आपका जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट है। सही है क्या? आगे चलूं, नेक्स्ट। ये सवाल देखिए जरा, बताएंगे इसका जवाब। वेरी गुड, गुड मॉर्निंग। टाइम से आना सीखो भैया, मेरी क्लास में तो स्पेशली लोग 2-4 मिनट 5 मिनट लेट आते हैं कि इतनी जल्दी थोड़ी क्लास शुरू हो जाएगी। मैंने शुरू में ही कहा था कि मेरी 99% क्लासेस जो रहती हैं वो ऑन टाइम शुरू होती हैं। यानी कि अगर 9 बजे की क्लास है तो 9:00 पर हम लोग लाइव हो जाएंगे। तो जो लोग लेट जुड़ने की आदत है, जिनकी, आपके एक दो क्वेश्चन का नुकसान शायद हो गया होगा। कोई नहीं, धीरे धीरे आदत आदत सुधर जाएगी आपकी। ये 2 साल के बाद 1875 पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब पहले साल और दूसरे साल में ब्याज की दर 4% प्रति वर्ष और 8% प्रति वर्ष है। दोनों साल की अलग अलग रेट दे रखा है। तो अगर दो ब्याज के प्रतिशत हैं आपके पास, तो एकल प्रतिशत यानी कि सिंगल परसेंटेज उनका क्या होगा? आप जानते हैं, सिंगल परसेंटेज। अगर हमें A% का ब्याज दर दी हुई है और B% का, तो याद रखिए उनकी सिंगल दर होती है A प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटे 100। पिछले क्वेश्चन में हमने इसको माइनस लिया था, क्योंकि बच्चा वहां पर डिस्काउंट यानी कि बट्टे की बात हो रही थी। एकल बट्टे में माइनस होता है, और जब वृद्धि हो या ब्याज की दर की बात हो तो प्लस होता है, ध्यान रखना। तो यहां पर हम कहेंगे 4+8 प्लस 4 गुणा 8 बटे 100। तो 8 और 4 12, 8 चौक 32 बटे 100 यानी कि 0.32% का ब्याज हो गया। अब सवाल कहता है कि भैया 1875 रुपए का मूलधन है, बताइए कितना ब्याज बनेगा। कितना ब्याज बनेगा ये थोड़ा सा हमें कैलकुलेट करना है। तो 1875 भाई यहां पर लिखेंगे 1875, और उसका 12.32% निकालेंगे। पॉइंट परसेंट हटेगा बटे 0, और पॉइंट हटेगा और 2 जीरो आ जाएंगे। पॉइंट हटेगा और 2 जीरो। अब कैसे कैलकुलेट करें इस चीज को? क्या मैं 25 से काट के देखूं? 25 चौकू 100 और 2 जीरो लास्ट में आएंगी। 25 सत्ते 175, 25 पंजे 125। क्या मैं फिर 25 से काटूं? 25 से कम 25, 25 छिक्के 150, 25 तिया 75। क्या ये 16 से कटेगा? 16 सत्ते 112, यस। 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112, और 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 और 2 23। भाई 3 की 77 में गुणा कर दिया तो ब्याज कितना मिल गया? 231 रुपया। ऑप्शन नंबर सी सभी का आ गया। ओके, ये आपका असिस्टेंट ऑपरेटर में आया हुआ सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका जवाब बताओ। कह रहा है 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 65% मिला। कुल वैध मतों का। अब आगे उसने बोला कि 20% वोट अवैध थे, इनवैलिड थे। तो बताइए, नहीं कह रहा है यदि कुल मतों की संख्या 7500 है तो दूसरे वाले उम्मीदवार को
वैध मतों का कितना मिला? मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी आना चाहिए। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ऑप्शन डी ही सही होगा। आप कैलकुलेट करिए, मैंने तो तुक्का मारा है। कैलकुलेट करके जवाब बताइए भाई। अब मैंने तुक्का कैसे मारा, समझो, सामने देखो, मेरे तुक्के मारने का स्टाइल भी थोड़ा देखो। उसने हमसे पूछा है दूसरे वाले उम्मीदवार को, ठीक है। पहले वाले उम्मीदवार के कितने दे रखे हैं? 65% मत। तो अगर 65% पहले वाले को मिले हैं तो टोटल तो 100% होता है। दूसरे वाले को 35% मिले होंगे, यानी कि फाइनली हमें 35% की वैल्यू निकालनी है। और जो 35% है, क्या वो 7 से कटता है? 7 पंजू 35। यानी कि मेरा जो भी ऑप्शन 7 से नहीं कटेगा वो जवाब नहीं होगा। 7 से कटने वाला जवाब होगा ऐसा कंपलसरी नहीं है, लेकिन जो 7 से नहीं कटेगा वो तो 100% जवाब नहीं होगा। तो ना तो 7 से ये कटा, ना 7 से ये कटा, ना 7 से ये कटा, 3 ऑप्शन हट गए, चौथा अपने आप ठीक हो गया। और वो 7 से कट भी रहा है, 7 × 3 = 21। ओके, चलिए फिर भी हम करते हैं कि हमें कुल मत की संख्या कितनी दे रखी है बच्चा? 7500। अब सवाल कहता है कि अगर 20% अवैध घोषित हो गए, इनवैलिड डिक्लेयर हो गए, तो फिर वैलिड यानी कि वैध मत कितने रहे होंगे? आप कहेंगे सर अगर 20% अवैध हो गए ना तो 80% वैलिड रहे होंगे, ये वैध मत है। अब वो कह रहा है कि 65% मिला है एक उम्मीदवार को वैध मतों का, तो दूसरे वाले को कितना मिला होगा? तो वैध मतों का 65% अगर एक बंदे को मिला, तो क्या 35% दूसरे को मिला होगा? तो आपको इसका 35% निकालना है बस। तो 20 × 4 = 80, 20 × 5 = 100, 5 से जाएगा 1500 बार, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 15 की गुणा 4 में करेंगे 60, और गुणा 35, और 35 छिक्के कितना होता है? 210, और एक जीरो लास्ट में आ जाएगी। यानी कि आपका जवाब कितना हो जाएगा बच्चा? 2100 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। हो गया सभी का? आगे बढ़े, चलो ये सवाल करिए जरा, बताइए इसका जवाब बच्चा पार्टी क्या होगा? दो पाइप ए और बी टंकी को 10 मिनट 20 मिनट में भर सकते हैं। पाइप सी टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है। प्रारंभ में तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, हालांकि टंकी भरने से 2 मिनट पहले सी को बंद कर दिया जाता है। तो कितने समय में टंकी भर जाएगी? तेईस मार्च आज शहीद दिवस है, और हम सभी के लिए वो दिन है जिस दिन मैं कहूंगा कि जितना भी इतिहास मैंने पढ़ा, असली क्रांति शायद उसी दिन छिड़ी थी। क्रांति तो हालांकि बहुत दिन से चलती आ रही थी, लेकिन चिंगारी थी वो केवल, और वो चिंगारी ने आग पकड़ी थी शायद आज के दिन। और ये बलिदान बहुत सारे वीरों ने दिया हमारे देश के लिए। और 23 मार्च केवल मैं ये नहीं कहूँगा कि शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत का दिन है। ये दरअसल हम लोग अक्सर कहते हैं कि बलिदान तो बहुत सारे लोगों ने दिया, फिर 23 मार्च को ही क्यों? दरअसल ये दिन को हम प्रतीक मानते हैं उन सभी बलिदानों का, उन सभी लोगों के बलिदानों का जिन्होंने हमारे देश के लिए, आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान की। तो 23 मार्च उन सभी शहीदों के लिए हम लोग डेडिकेटेड करते हैं। लेकिन बच्चे, हम लोग बस एक दिन मनाते हैं कि भाई आज इंडिपेंडेंस डे, आज गणतंत्र दिवस, आज शहीद दिवस, खत्म फिर। लेकिन आप खुद सोचो कि जिन लोगों ने अपनी जान दे दी, आप ये समझो कि आज मान लो आप किसी को अपने 5000 रुपये उधार दे दो, तो मैं कह रहा हूं आपको जब तक वो वापस नहीं मिलते हैं ना, आपको नींद नहीं आती है।
यानी कि आप आज के टाइम पे किसी को 5,000 रुपये उधार नहीं दे सकता कोई व्यक्ति। उन्होंने अपनी जान दे दी यार, और एक ऐसे काम के लिए जो केवल उनका पर्सनल नहीं था। पर्सनल तो किसी का भी नहीं था भैया, लेकिन फिर भी उन्होंने दी। और उनको ये भी पता था कि हम चले जाएंगे तो हम आज़ादी को एंजॉय थोड़ी कर पाएंगे, लेकिन हम लाखों लोग, करोड़ों लोगों की जो आज़ादी है शायद उसकी एक उम्मीद जगा कर जाएंगे। लेकिन आज के टाइम पे जो चल रहा है, शायद मुझे लगता है कि अगर ऊपर से वो लोग देखते होंगे ना, तो वो लोग पूछते होंगे कि शायद हम भी अपनी पूरी लाइफ जी के जाते यार, क्या ही फर्क पड़ रहा है। अंग्रेजों के गुलामी में हजारों करोड़ों लोग जी कर चले गए, बढ़िया लाइफ जी के गए, हम भी जी के चले जाते। इन लोगों के लिए आज़ादी ली हम लोगों ने। जो लोग आपस में ही लड़ रहे हैं और छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे का मर्डर कर रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियां 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल सेफ नहीं है। आए दिन अखबार में खबर आ रही है कि उनके रेप हो रहे हैं। इस आज़ादी के लिए शायद उन्होंने कुर्बानी तो नहीं दी थी, मुझे लगता है ना। तो उनको उनकी शहादत को प्राउड फील अगर हमें कराना है, तो सबसे पहले हमें अपने अंदर सुधार लाना होगा। और ये जो सुधार है, हम लोग कहते हैं कि यार देश सुधर नहीं रहा है, यहाँ ऐसा होता है, वहाँ ऐसा होता है। सबसे पहले ना, हमें अपना एनवायरनमेंट और अपने अंदर की चीज़ों को सुधारना है। हम अपने आप को सुधारेंगे तो चीज़ें अपने आप सुधरती चली जाएंगी, है ना। तो आप सभी को बस यही प्रण लेना है, यही प्रॉमिस लेना है। शुभकामनाएं तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि शुभकामना वाला दिन है नहीं ये। ओके। तो चलिए, दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रम से 10 मिनट और 20 मिनट में भर सकते हैं। पाइप सी टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है। बच्चे, अगर मैं आपसे कहूंगा ए, बी और सी, ए 10 मिनट में भर सकता है, बी 20 मिनट में भर सकता है, और सी खाली करने वाला पाइप है जो कि बच्चे उसे 30 मिनट में खाली कर सकता है। याद रखना, अभी ये खाली करने वाला है। तो जरा एलसीएम बताना मुझे, कितना आएगा? 60। तो 30 दूनी 60 माइनस का, क्योंकि खाली करने वाला है, 20 तिया 60 और 10 छिक्के 60। जो पाइप खाली करने वाला होता है उसकी एफिशिएंसी क्या होती है बच्चे? माइनस में होती है। अब सवाल ने बोला कि तीनों पाइपों को एक साथ खोला गया, लेकिन टंकी भरने से 2 मिनट पहले पाइप सी को बंद कर दिया गया। टंकी भरने ही वाली थी कि लास्ट के 2 मिनट में सी को बंद कर दिया गया। तो आप मुझे बताइए, वो लास्ट के 2 मिनट कौन से वो पाइप हैं जो चलते रहे होंगे? आप कहेंगे सर जो लास्ट के 2 मिनट है ना, जो लास्ट के 2 मिनट है सर, ये ना केवल और केवल ए और बी चल रहे होंगे, क्योंकि सी को तो बंद कर दिया। तो ए और बी ने कितना काम कर दिया होगा? 6 और 3 9, और 2 मिनट में कितना? 18 यूनिट। यानी कि अगर 60 लीटर की टंकी है ना, तो लास्ट के 2 मिनट में 18 लीटर पानी भर गया होगा, क्योंकि जो खाली करने वाला पाइप है सी, लास्ट के 2 मिनट में वो बंद था। तो यानी कि टंकी केवल भरी ही गई है लास्ट के 2 मिनट में, तो 18 लीटर पानी भर गया होगा। तो जो रिमेनिंग टैंक है, जो शेष पाइप है, 60 माइनस 18, दैट इज 42। ये तीनों ने मिलके चलाया होगा, यानी कि ये दो भरने वाले, ये खाली करने वाला। तो इस 42 को भरने में इन तीनों का काम हुआ होगा, ए प्लस बी प्लस सी का। तो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी हो गई? 6 और 3 9, में से 2 गया 7। तो 42 को भरने में कितना समय लगा होगा? 6 मिनट। तो भैया 6 मिनट तो ये, 6 मिनट तो ये, लेकिन आपका जवाब 6 मिनट नहीं है। जो लोग 6 मिनट जवाब दे रहे हैं प्यारे भाई, आप गलत हैं। आप देखो सवाल ने बोला क्या है। सवाल ने बोला है कितने समय में टंकी भरी गई है। 6 मिनट में तो ये 42 यूनिट भरा गया। आप समझते क्यों नहीं हो? 6 मिनट में तो ये 42 पार्ट भरा गया है, और 2 मिनट में ये 18 वाला पार्ट भरा गया। तो 42 और 18 50, 60 पूरा भर गया टैंक। और समय कितना? 6 मिनट, और ये 2 मिनट। आपका जवाब होगा 6 + 2, यानी कि टंकी को भरने में 8 मिनट लगे हैं। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं। आपको सवाल को थोड़ा सा ढंग से पढ़ना है। चले आगे, चलो। एक रेलगाड़ी, एक लंबाई 330 मीटर है। रेलगाड़ी की लंबाई वह 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। तो 710 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे कितना समय लगेगा? डीएसटी का रूल।
टीएसटी का रूल, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लगाओ। कोई भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को, किसी पुल को, किसी सुरंग को, किसी दूसरी ट्रेन को पार करती है तो वह दोनों की लंबाई, अपनी और सामने वाले की लंबाई को मिलाकर पार करती है। और अगर कोई भी ट्रेन किसी खंबे को, किसी माइलस्टोन को, किसी व्यक्ति को, किसी पोल को अगर पार कर रही है तो केवल अपनी खुद की लंबाई को पार करती है। ये दो मेजर पॉइंट है जो आपको पता होने चाहिए। तो उसने अगर प्लेटफॉर्म को पार किया है तो टोटल लंबाई कितनी चली उसने, अपनी लंबाई, और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है मेरे भाई, 710। अब ये मीटर में लिया हमने, याद रखना ये दूरी को मीटर में लिया है, तो फिर चाल भी मीटर पर सेकंड में ही होगी, याद रखना ये बात। तो अब स्पीड किसकी रहेगी, केवल ट्रेन की, और वो भी मीटर पर सेकंड में 5/18 से गुणा कर दो, और समय जो आएगा वो सेकंड में आएगा। अब जल्दी से बताइए काटा पीटी करके, ये आएगा 0, 3 और 1 4, 7 3 10, 1040 हो गया। 18 चौक 72, 5 चौक 20 गुणा टी, तो यहां से टी कितना आ जाएगा, 1040/20, ये जाएगा 2 पंजू 10, 2 दूनी 4, यानी कि 52 सेकंड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, 52 सेकंड। ठीक है, चलिए आइए थोड़ा सा एक हल्का सा छोटा सा मोटा सा एक ग्राफ वाला क्वेश्चन, टेबल वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। दी गई तालिका की जांच कीजिए और प्रश्न के उत्तर दीजिए। सवाल कहता है बजट और बजट खर्चे का परसेंटेज अलोकेशन है। एग्रीकल्चर पे 59%, बिजली पे 9%, सड़क पर 9%, डेयरी पर 6% और अदर्स में 17%। टोटल 100% होना चाहिए। 100% खर्चा है जिसको अलग अलग एलोकेट किया गया है। सवाल क्या बोलता है कि कृषि पर खर्चा और डेयरी पर खर्चे का अनुपात। ये स्टेनो एएसआई क्लर्क 2025 का क्वेश्चन है बच्चा। कृषि का परसेंटेज और डेयरी का परसेंटेज का रेशियो ले लो, कितना आसान है, 59 और डेयरी कितना है 6, ये रहा 59 6। 4 वर्ष पहले रवि की आयु काव्या की आयु का 4 गुना थी। 4 साल पहले रवि की आयु काव्या की आयु का 4 गुना थी। अब से 7 साल बाद रवि की आयु काव्या की आयु का 3 गुना होगी, तो उसकी वर्तमान आयु का योग बताइए क्या होगा। सबसे पहले आप अनुपात लिखो भाई, यहां पर दो लोगों की बात हो रही है, रवि और काव्या। तो 4 साल पहले क्या रेशियो था, रवि की आयु काव्या का 4 गुना, काव्या की आयु 1 यूनिट तो रवि की 4। कह रहे अब से 7 साल बाद रवि की आयु काव्या का 3 गुना होगी। काव्या अगर 1 है तो रवि कितना है, 3 गुना। अब आपको एक काम यहां पर थोड़ा सा दिमाग से करना है कि 4 साल पहले और अब से 7 साल बाद, यानी कि 4 साल पहले और 7 साल बाद का डिफरेंस कितना होता है। तो जब भी पहले और बाद लिखा हो, किसी भी वर्ष से पहले पूर्व और बाद लिखा हो, तो उनका डिफरेंस हमेशा ऐड होता है। तो 4 साल और 7 साल डिफरेंस कितना हो गया, आप कहेंगे सर डिफरेंस हो गया 4 और 7 11, तो 11 को दोनों तरफ लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 एकम 4, 3 एकम 3, डिफरेंस कितना आ गया 1। यहां करेंगे 11 तिया 33 और 11 एकम 11, डिफरेंस कितना आ गया 22 का। तो ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर हो जाएगा, 1 यूनिट 22, तो 4 यूनिट हो जाएगा, 22 चौक 88 और 22 एकम 22। तो ये जो 88 और 22 साल उम्र आई है ना बच्चा, ये तो काव्या की और रवि की 4 साल पहली उम्र है। 4 साल पहली क्यों, क्योंकि ये रेशियो हमें 4 साल पहला ही दिया हुआ है। तो अगर हमें वर्तमान उम्र निकालनी है, अगर हमें प्रेजेंट एज निकालनी है, तो हम क्या करेंगे भैया, इसकी उम्र में भी 4 जोड़ दो और इसकी उम्र में भी 4 जोड़ दो, ये 26 साल का हो जाएगा और ये 92 का हो जाएगा। तो 92 और 26 का योग निकाल दो, आपसे वही पूछा है। 92 + 26, 6 और 2 8, 9 और 2 11, यानी कि वर्तमान में उनका जो सम है कितना है 118, क्योंकि 88 और 22 4 साल पहले उम्र थी। 4 साल पहले से वर्तमान में आना है
तो हमें 4-4 साल दोनों में जोड़ना है। ये देखेंगे जरा, यूपीएसआई का पूछा गया सवाल है। एक बल्लेबाज ने 156 रन बनाए जिसमें 5 चौके और 10 छक्के शामिल थे। उसने कुल स्कोर का कितना परसेंट विकेटों के बीच दौड़कर बनाया? कितना परसेंट विकेटों के बीच दौड़कर बनाया है? टोटल 156 रन है भाई। अगर 5 चौके बनाए हैं तो कितने रन बनाए चौके से? 20। अगर उसने 10 छक्के लगाए हैं ताबड़तोड़ पारी, तो 60 रन यहां बना दिए। तो टोटल बाउंड्री से रन कितने हैं? 80। तो दौड़कर रन कितने बनाए होंगे उसने? दौड़कर आप कहेंगे 156 माइनस 80, तो 6, 15 में से 8 गया 7, यानी कि बच्चा 76 रन उसने दौड़कर बनाए होंगे। सवाल है कितना परसेंट रन दौड़कर बनाए हैं, तो भैया 76 बटे टोटल कितने रन है उसके? 156 और गुणा 100। ये आपको अप्रोक्सीमेट बताना है, जितना आएगा 15, 5, 75, ये 48% के आसपास है क्या? 48% के आसपास है क्या? क्योंकि इसका अगर मैं 50% निकालता हूं भाई, 156 का 50% कितना होता है? 78। तो आपका जवाब 50% से कम ही होगा। अब या तो 48 है या 46 है, इन दोनों में से कोई एक है। कर लीजिए जो भी आएगा। 4 से जाएगा 19 बार, 4 तिया 12, 4 नाम 36, तो 1900 बटे 39%। 39 कितनी बार जाएगा? 4 चौक 16, 4 बार जाएगा। 39 चौके कितना होता है? 4 नाम 36, 4 तिया 12, 3 15, 156। आगे कितना बचेगा? 30 और 4 34। 39 से जाएंगे तो 39 अट्ठे कितना होता है जरा बताना? 8 नाम 72, 8 तिया 24, 7 31। ठीक है, ये 48 बार गया, तो आपका जवाब 48 पॉइंट समथिंग रहेगा। आपको आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आपका जवाब 48 पॉइंट समथिंग है, तो आपका जवाब आ गया 48.72%। वैसे आपने ये देख लिया कि ये लगभग 48 बार गया है। ऑप्शन से उठाओ 48.72 आपका सही जवाब है। चलिए एक और सवाल टेबल का। नीचे दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए, उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दिए गए वर्षों में कंपनी का वार्षिक खर्चा और लाखों में दिया गया है। ओके, साल 2019, 2020, 2021, 2022, 2023। वेतन सैलरी पे कितना खर्चा है? 250, और ये सब लाखों में है। ये सैलरी पर खर्चा अलग अलग वर्षों में। ये है ईंधन और परिवहन पर, ये बोनस पे खर्चा है, ये ब्याज, ऋण पर ब्याज जो है इंटरेस्ट ऑन लोन्स, और ये टैक्स जो पे किया है अलग अलग वर्षों में, ये उस पर खर्चा है। चलिए सवाल क्या है, सवाल देख लेते हैं। पढ़िए सवाल को और कोशिश करिए जवाब दे पाओ। कह रहा है कि सभी वर्षों में कंपनी का कुल खर्चा और उसके कुल ईंधन और कुल कर खर्चा, कुल कर यानी कि टैक्स वाला खर्चा, और ईंधन और परिवहन पर खर्चा के बीच अनुपात, यानी कि आपको टैक्स की वैल्यू जोड़नी है और ईंधन और परिवहन की टोटल जोड़नी है, और दोनों का रेशियो बताना है। और शायद उसने लगभग पूछा है, अनुमानित जो भी आएगा बता दो जरा मुझे क्या होगा। भाई यहां पर अगर मैं जोड़ता हूं तो 3 3 6, 6 8 6 14, 14 और 8 कितना होता है? 22, 22 और 8 30, 7 और 1 8, 8 16, 16 और 9 25, 25 और 3 28, 1 और 1 2, 2 और 2 4। क्या ये 480 है? एक बार देख लेना भैया, इसको देखना जरा। 5 2 7 और 1 8, 8 7 15, 15 और 9 24, हासिल का 2, 8 2 10 और 1 11, 11 4 15, 5 20 और 2 22, 1 2 3 4, 4 2 6, ये 624 है। सही जोड़ा है। सवाल कह रहा है कुल टैक्स और ईंधन पर खर्चे का रेशियो। टैक्स कितना है? 480, और ईंधन पर कितना है? 624। ओके, अनुपात ले लो। 12 से कटेगा क्या? 12 चौक 48,
12 पंजे 60, 2 12 दूनी 24, 4 से जाएगा 10 बार, 4 से जाएगा 13 बार। अरे वाह, ये तो सीधा सीधा रेशियो आ गया 10 13 का। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल ठीक है। ओके, आगे बढ़ूं। नेक्स्ट, एक आयताकार पार्क 60 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा है। इसके पक्ष के समांतर भूखंड के बीच में 2 रास्ते हैं। पथ की चौड़ाई 4 मीटर है। 2 मार्ग एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, तो पथ का क्षेत्रफल बताइए क्या होगा। ये बीचों बीच रास्ते वाला क्वेश्चन है मेरे भाई, कि अगर ये पार्क है तो इसके बीचों बीच रास्ता बनाया गया है कुछ इस तरीके से, इसके बीचों बीच रास्ता बना है ये वाला। और देख लेना थोड़ा सा, है ना, रास्ते की चौड़ाई सेम है, बराबर है, 4 मीटर का रास्ता है। ओके, और आयताकार पार्क 60 40 का इसकी डायमेंशन है। तो रास्ते का क्षेत्रफल पूछा, तो बीचों बीच रास्ते के क्षेत्रफल का फॉर्मूला जानते हैं आप। मान लो अगर ये x है, ये चौड़ाई क्या है, सपोज x है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो भैया बीचों बीच रास्ते का क्षेत्रफल होता है x, यानी कि रास्ते की चौड़ाई, और l प्लस बी माइनस एक्स। x क्या है, रास्ते की चौड़ाई, l प्लस बी माइनस एक्स। अगर बाहर की तरफ रास्ता है, कोई बताएगा मुझे उसका क्षेत्रफल क्या होता है, बाहर की तरफ 2x l प्लस बी प्लस 2x, और अगर अंदर की तरफ रास्ता है तो 2x l प्लस बी माइनस 2x। ये अंदर की तरफ रास्ता, ये बाहर की तरफ रास्ता, और ये बीचों बीच रास्ता। ठीक है, तीनों फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। यहां x की वैल्यू 4 है, l प्लस बी 60 40 100 और माइनस x, तो 4 गुणा 96, 4 छिंग 24, 4 नाम 36 और 2 38। कितना आ गया बच्चा, 384। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ओके, चले आगे। नेक्स्ट, ये सवाल बताइए क्या होगा इसका जवाब। वन माइनस 1/1 प्लस 1/2 माइनस 1/2 प्लस 1/3। सबसे नीचे से शुरू करते हैं, सबसे नीचे से, यहां से शुरू करो। 2 प्लस 1/3 क्या होता है, 3 दूनी 6 और 1 7/3। क्या मैं इसको 7/3 लिख सकता हूं 2 प्लस 1/3 की जगह। और कहीं भी अगर ऐसा हो a/x/y, ये नीचे पूरा फ्रैक्शन है, ऊपर केवल संख्या है, तो ये y ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि हम इसको बोलते हैं ay/x। तो क्या अगर मैं ये कहूं 1/7/3, तो क्या ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 7/3। तो क्या इस पूरे को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 माइनस 3 एकम 3/7। 2 माइनस 3/7 लिख सकता हूं क्या। अब ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 14 में से 3 गया 11/7, यानी कि इस पूरे को सॉल्व करके क्या मिल गया 11/7। अब यहां से उठा लो 1 प्लस 1/11/7, ये 7 ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 7/11। 11 कम 11 7 18/11, यानी कि यहां से लेकर यहां तक पूरा 18/11 मिल गया। अब इस पूरे को उठा लो 1 माइनस 1/18/11, ये 11 ऊपर चला जाएगा, तो 1 माइनस 11/18। तो 18 कम 18, 18 में से 11 गया तो कितना जाएगा 7/18। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। ठीक है भाई, सभी का हो गया। 1.25, 5.75, 3.5 का फोर्थ प्रोपोर्शन। देखो 3 बेसिक प्रोपोर्शन है जो आपको आने चाहिए। मध्य अनुपात, 2 संख्या a और b का मध्य अनुपात क्या होता है, √ab। 2 संख्या a और b का मीन प्रोपोर्शन होता है √ab। 2 संख्या का थर्ड प्रोपोर्शन होता है b² अपॉन a,
और तीन संख्या ए बी सी का फोर्थ प्रोपोर्शन होता है दूसरी संख्या गुणा तीसरी संख्या बटे पहली संख्या, बी गुणा सी बाई ए, और आपसे उसने फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा है, तो हम कहेंगे 5.75 गुणा 3.5 अपॉन 1.25। पॉइंट का खेल है सारा, सारा खेल डेसिमल का है। डेसिमल के बाद दो डिजिट, डेसिमल के बाद दो डिजिट, डेसिमल से डेसिमल उड़ा दो। 25 पंजे 125, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 5 से जाएगा 0.7 टाइम्स बार, और 23 सत्ते 161, तो 16.1। आपका जवाब कितना हो गया? 16.1 बिल्कुल सही है। सभी का आ रहा है? सुरेश ने 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर एक निश्चित मूलधन निवेश किया। यदि उसे 15 साल के बाद 69,687 रुपए ब्याज के रूप में मिलते और साधारण ब्याज है, तो उसके द्वारा मूलधन कितना निवेश किया गया? साधारण ब्याज में अगर आप ब्याज की दर को समय से गुणा करते हो तो आपको उतने साल का ब्याज मिल जाता है परसेंट में। अगर मैं कहूंगा ब्याज की दर 5% वार्षिक है, 15 साल की बात हो रही है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 15 साल का ब्याज कितना है परसेंट में, तो क्या आप मुझे बता सकते हो? आप कहेंगे हाँ जी सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, समय 15 साल है, तो 75% ब्याज मिल गया। ब्याज परसेंट में कितना मिला हमें? 75%। और ये केवल साधारण ब्याज के केस में ही होता है, कंपाउंड यानी कि चक्रवृद्धि में मत कर देना इसे। तो अगर रेट 5% है, टाइम 15 है, तो हम कहेंगे 75% ब्याज, और सवाल के अकॉर्डिंग तो ब्याज कितना है? 69687। आपको 100% की वैल्यू निकालनी है भैया, नहीं निकाल सकते हो? 87 बटे 75, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप यहां पर मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो, हो गया सवाल। तो 25 तिया 75, 25 चौकू 100, ये तीन से कटेगा क्या? 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 नाम 27, 4 नाम 36, 4 दूनी 8, 3 11, लास्ट में 16 होना चाहिए, लास्ट में 16 यहीं पर है, मत करो कैलकुलेशन, 92916। एक नजर आपकी ऑप्शन पे रहेगी ना, तो शायद हर सवाल में आप 4 से 5 बड़े प्यार से बचा लोगे, अगर एक नजर ऑप्शन पे रखोगे तो। मॉक टेस्ट में इस चीज को अप्लाई करके देखना। एक पुलिसकर्मी 92 मीटर दूरी से एक चोर को देखता है और भागने लगता है। पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 90 और 104.4 की रफ्तार से दौड़ते हैं, तो कितने समय के बाद चोर पकड़ा जाएगा? टीएसटी का रूल, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। भाई 92 मीटर का गैप है, पुलिस वाला 104.4 की रफ्तार से दौड़ रहा है, चोर 90 की रफ्तार से दौड़ रहा है। ये 92 मीटर है और ये किलोमीटर पर आवर में है, इस बात का भी थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको। तो डीएसटी का रूल लगाओ, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। दूरी 92 मीटर की है, सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड कम होती है, तो ये जाएगा आपका 14.4 का डिफरेंस आ गया, इसमें से घटाओगे, और मीटर पर सेकंड के लिए 5/18 से गुणा करो, और समय। भाई ये किलोमीटर पर आवर में था ना, और समान दिशा में सापेक्ष गति घटती है, तो घटाई हमने और 5/18 से गुणा कर दिया, पॉइंट हटा बटे 0, 18 अट्ठे 144। ठीक है, ओके। 5 दूनी 10 और 2 चौकू 8, और 4 से जाएगा 23 बार, सब कुछ कट गया, टाइम आ गया 23 सेकेंड। कितना आ गया मेरे भाई? टाइम आ गया 23 सेकेंड का। एक्स और वाई एक बिजनेस 5:7 के रेशियो में शुरू करते हैं। यदि टोटल प्रॉफिट का 8% दान दे दिया गया तो एक्स को 1150 रुपए मिले, तो बताइए कुल लाभ कितना होगा? पार्टनरशिप आपने पढ़ा, आप मुझे बताइए, अगर मैं 8% डोनेट कर देता हूं, 8% अगर मैंने दान कर दिया कुल प्रॉफिट का, तो उनके बीच में बटेगा कितना परसेंट? क्या 92% बटेगा? 2 लोग 3 लोग जितने भी रहे होंगे,
अगर 8% डोनेट कर दिया तो क्या उनके बीच 92% बटेगा? इस बात को ध्यान रखना। अब कह रहा है कि बटने के बाद एक्स के हिस्से में क्या आया? एक्स के हिस्से में 1150 रुपए आए हैं। तो 5 यूनिट की वैल्यू 1150, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 230। तो टोटल प्रॉफिट कितना है? 5 और 7 12। टोटल प्रॉफिट बताइए, टोटल। आप कहेंगे सर 5 इसका 7 इसका टोटल आ गया 7 + 5 12। तो 1 यूनिट 230, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 2760 रुपए। क्या मेरा जवाब 2760 रुपए सही है? नहीं, ये 2760 तो वो रुपए है जो इनके बीच में बटा है टोटल, और हम कहेंगे इनके बीच में तो 92% बटा है कुल लाभ का। आप कह रहे हो सर ये अनुपात तो निवेश का है। वेरी गुड। 5 और 7 ये निवेश का रेशियो है। बच्चे अगर इनका समय बराबर होता है ना, तो जो रेशियो निवेश का होता है वही रेशियो लाभ का भी हो जाता है। समय बराबर यानी कि दो लोगों ने साथ में बिजनेस शुरू किया और कोई भी व्यक्ति बीच में छोड़कर भागा नहीं है। यहां पर कहीं सवाल में क्या मेंशन है कि एक्स इतने महीने बाद चला गया या वाई इतने महीने बाद जुड़ा? नहीं, सिंपल बोला एक्स और वाई ने इस रेशियो में बिजनेस शुरू किया और फिर कुल लाभ इतना। तो जो रेशियो निवेश का होगा वही रेशियो प्रॉफिट का होगा। शायद आपने ये पढ़ा नहीं है, या तो आपने ये पढ़ा नहीं या फिर आपने ये मुझसे नहीं पढ़ा। दोनों में से कोई एक बात हो सकती है, क्योंकि मैं जब भी पढ़ाता हूं तो ये स्पेशल केस जरूर कराता हूं कि जो रेशियो निवेश का वो रेशियो प्रॉफिट का। तो भैया ये 2760 तो वो रुपए हैं जो इनके बीच में बटे हैं, डिस्ट्रीब्यूट हुए, और डिस्ट्रीब्यूट तो 92% हुआ। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि 92% की वैल्यू 2760 है? तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2760/92। तो 100% की वैल्यू चाहिए आपको, गुणा 100 कर दो। तो 23 चौकू 92, 23 एकम 23, 23 दूनी 46, 4 से जाएगा 30 बार, और 30 की 100 में गुणा करेंगे तो 100% कितना आ जाएगा बच्चा? 3000। यानी कि उनके बीच में 3000 रुपए बटेंगे। 12 परिणाम में से 11 का एवरेज 32 है। 12 में से 11 का एवरेज 32, पहले 6 का 34 एवरेज, अंतिम 6 का 33 एवरेज। तो 12वां परिणाम क्या होगा? जल्दी से बता दो। भाई 11 का एवरेज कितना है? 32। तो जहां भी एवरेज और संख्या दे रखी हो मल्टीप्लाई करके योग निकाल दो। 11 दूनी 22, 11 तिया 33 और 2 35। यानी कि 11 का सम कितना आ गया? 352। अब कह रहा है इन्हीं 12 में से 11 का तो एवरेज उतना, तो 11 का सम निकाल दिया। अब इन्हीं 12 में से पहले 6 का एवरेज 34, तो पहले 6 का योग 204, अंतिम 6 का एवरेज 33, तो अंतिम 6 का योग 218, नहीं 198, सॉरी, 6×18, 6×18 और 1×19। तो टोटल 12 का योग कितना आ गया? भाई 6 और 6 12 का सम अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे सर 8×4 12, 9 और 1 10, 2 और 1 3 और 1 4। 12 का सम आ गया 402, 11 का सम है 352। आपसे कह रहा है 12वां परिणाम क्या होगा? तो हम कहेंगे 402 में से 352 बड़े प्यार से माइनस कर दो। आपका जवाब कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई? 50 आ जाएगा। और ये भी असिस्टेंट ऑपरेटर में पूछा गया सवाल है। क्या सभी ने इसे बड़े प्यार से किया? एक्स और वाई 12-18 दिन में काम कर सकते हैं। उन्होंने काम करना शुरू किया, लेकिन 4 दिन के बाद वाई ने काम करना छोड़ दिया। एक्स ने अकेले शेष काम पूरा किया। तो पूरा काम कितने दिन में पूरा हुआ? यहां पर कम से कम 20 से 30% बच्चे गलत जवाब देंगे। वो शेष काम को करने का समय निकालेंगे, लेकिन हमसे पूछा है कंप्लीट वर्क। तो ध्यान रखना आपने लास्ट में क्या करना है। ये एक्स, ये वाई, ये 12, ये 18, एलसीएम आ गया 36। 12 तिया 36, 18 दूनी 36।
सवाल कहता है एक साथ काम शुरू किया और 4 दिन बाद वाई ने छोड़ा, तो क्या 4 दिन तक तो दोनों ने साथ में काम किया होगा? तो 3 और 2 5, एक दिन का काम, 4 दिन का हो जाएगा 20। तो 4 दिन में उन्होंने 20 यूनिट काम कर दिया। तो रिमेनिंग वर्क कितना है? शेष 36 में से 20 माइनस कर दो, रिमेनिंग वर्क है सर 16। और ये रिमेनिंग वर्क किसने किया होगा? अगर y काम छोड़ गया तो x करेगा उसे 16/3 में। ये आ गया शेष काम करने का समय। लेकिन हमसे टोटल टाइम पूछा है, तो हम कहेंगे 16/3 तो ये, और 4 दिन जो दोनों ने साथ में काम किया, 4 तिया 12, 16, 28/3। क्या मेरे भाई? 28/3। ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल सही है। आगे बढ़ूं, चलिए लास्ट क्वेश्चन। प्रथम 24 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है? n इंटू n प्लस 1/2। ये होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। तो n की वैल्यू 24 रख दो, 24 और 1 25/2, 2 से जाएगा 12 बार, ये आ जाएगा 300। 25 गुणा 12 कितना होता है बच्चा? 300। ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट है। और आज का होमवर्क क्वेश्चन है आपके सामने ये रहा। चलिए इसी तरीके से रेगुलर हमारी क्लास, अब टाइम थोड़ा कम होता चला जाएगा क्योंकि शुरू में टाइम ज्यादा लगा था आपको मैनेज करने के लिए। अब हम यूज टू हो चुके हैं, तो 1 घंटे का टाइम, 20 क्वेश्चन का टारगेट है मेरा कि 1 घंटे का टाइम खींचते खींचते हम 30 से 35 मिनट में कर दें। और आपकी स्पीड भी वो मेंटेन होनी चाहिए, वो ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, फिर मुलाकात होगी कल एक और धमाकेदार प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।